वेलकम टू द शिक्षक कैपिटल। आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में, जो कि हिंदी के बड़े आलोचक हैं, एक बड़े साहित्यकार हैं। इनसे संबंधित जो परीक्षाओं में आपके प्रश्न बनते हैं उन पे हम बातचीत करेंगे। महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इनसे जुड़े हुए उन पे बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ वो 4 अक्टूबर 1884 को हुआ। देहावसान इनका 1941 को हुआ। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं जन्म और मृत्यु से संबंधित। जन्म इनका कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जो हुआ वो बस्ती में हुआ। बस्ती जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। और बस्ती में जो एक गांव पड़ता है बस्ती जिले में, अगौना, वहां पे इनका जन्म हुआ। तो ये गांव भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में आपका यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस गांव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। तो अगौना में हुआ, बस्ती जिले में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से आप परिचित हैं, हिंदी के वरिष्ठ आलोचक हैं और साहित्यिक चिंतक हैं। और एक जो इनका आलोचक रूप है, यानी कि जो आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है, वो गणनीय है हिंदी जगत में। इनके कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे कि चिंतामणि है, रसमीमांसा है, जैसे से संबंधित, तुलसीदास से संबंधित इनके ग्रंथ हैं। इनका जो एक प्रमुख ग्रंथ जो कि काफी लोकप्रिय है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये ग्रंथ आपका परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग इसे पढ़ते हैं। ये जो ग्रंथ है ये 1929 में प्रकाशित हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1929 में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। ये प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा रचित है? तो रचने इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी कि जो आलोचक हैं। इसके साथ ही साथ इसका जो प्रकाशन काल है 1929 है। एक और महत्वपूर्ण बात इनके विषय में है कि वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात इन्होंने हिंदी में किया, यानी कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का जो सूत्रपात किसने किया? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया हिंदी में। एक श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार के तौर पे हमारे बीच में जाने जाते हैं कि कई सारे निबंध, जैसे कि कविता क्या है, साथ ही साथ इनके मनोविकास संबंधी जो निबंध हैं वो भी काफी लोकप्रिय हैं। तो श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार के तौर पे परिचित हैं, हमारे बीच में लोकप्रिय हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इनके विषय में कि रस, भाव और विभाव जैसे तमाम काव्य शास्त्रीय जो विषय हैं उसकी उनकी इन्होंने पुनर्व्याख्या की है अपने दृष्टिकोण से, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जैसा चिंतन था, मनन था, उसके आधार पे उनके अनुसार रस, भाव, विभाव ऐसे तमाम काव्य शास्त्रीय जो विषय हैं वो क्या हैं और कैसे हैं, ये आपको जानने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके साथ ही साथ इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, कुछ और चर्चाएं हम कर लेते हैं जो कि इनसे संबंधित परीक्षाओं में लगातार देखने को हमें मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो मिर्जापुर में हुई। मिर्जापुर जो कि यूपी का एक स्थान है, तो मिर्जापुर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ से जुड़ी हुई है, आपको ध्यान रखनी है। और मिर्जापुर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही ये वहीं पे एक स्कूल है, वहाँ पे चित्रकला के अध्यापक हो जाते हैं। तो ये आपको महत्वपूर्ण बात उनके विषय में ध्यान रखनी है कि वहाँ पे ड्राइंग के अध्यापक हो जाते हैं मिर्जापुर के स्कूल में। एक और महत्वपूर्ण बात कि मिर्जापुर में ये भारतेंदु युगी जो रचनाकार हैं, भारतेंदु युगी जो रचनाकार हैं, बद्रीनारायण प्रेमचंद, तो वहाँ पर प्रेमचंद जी से मिलते हैं। अब प्रेमचंद जी के संपर्क में आते हैं तो प्रेमचंद की जो समय पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी, वहाँ पे सहयोगी के तौर पे हमें दिखाई पड़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन्होंने बद्रीनारायण प्रेमचंद जी की जो है मदद भी की आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका थी उसके संपादन में। तो उस पत्रिका में जुड़ने से इनका ये प्रॉफिट हुआ, इनका ये फायदा हुआ कि इनको भाषा को लेके और संपादन को लेके जो इनकी समझ थी वो विकसित हुई। भाषा, जैसे कि आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो भाषा है बहुत ही परिष्कृत है, परिमार्जित है। तो भाषा को लेके जो इनकी समझ थी वो विकसित हुई और संपादन का काम कैसे क्या होता है इसको इन्होंने वहां पर समझा। तो मिर्जापुर से जुड़ी हुई ये बात ध्यान रखनी है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका थी वहां पे इन्होंने 1903 से 1908 तक काम किया, यानी तकरीबन 5 साल इन्होंने वहां पे अपने दिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मिर्जापुर में इन्होंने आनंद कादम्बिनी पत्रिका 1903 से 1908 तक अपना समय दिया, अपना इस पत्रिका को सहयोग दिया, प्रेमचंद जी को सहयोग दिया। तो ये मिर्जापुर से संबंधित आपको बातें ध्यान रखनी परीक्षा में यहाँ से बनते हैं। जैसा कि आपको पता है 1884 में जन्म हुआ, उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा होने के बाद, जैसा कि आपको पता है कि 12th तक ही इनकी जो है व्यवस्थित तौर पर इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो चल पाई थी।
उसके बाद इन्होंने स्वाध्याय से ही सारी चीजें सीखी समझी। तो ये स्वाध्याय 12th के बाद इनका स्वाध्याय से ही इन्होंने तमाम भाषाएं सीखी, बंगला है, अंग्रेजी है, जिसके आधार पे आप देखते भी हैं कि इन्होंने कई सारे ग्रंथों का अनुवादन किया। अनुवादन आप तभी कर पाएंगे जब आपको तकरीबन 2 भाषाओं का ज्ञान होगा। जब आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होगा तभी आप किसी अंग्रेजी भाषा के ग्रंथ का अनुवाद कर पाएंगे अपनी भाषा में। तो अंग्रेजी भाषा के कई ग्रंथ हैं, उनका इन्होंने, जैसे कि बुद्ध चरित है, विश्व प्रपंच है, उनका इन्होंने अनुवाद किया हिंदी में। और इसके साथ ही साथ ये वो नाम है जो हिंदी में उन्होंने किए हैं, अंग्रेजी के जो नाम है वो लाइट ऑफ एशिया हैं, ऐसे हैं। तो 12th तक इनकी व्यवस्थित शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद इन्होंने स्वाध्याय से तमाम भाषाओं को सीखा और मिर्जापुर में, जैसा कि मैंने बताया, चित्रकला यानी कि ड्राइंग के अध्यापक हो गए। तो 1903 से 1908 तक इस कार्यकाल में वो कहाँ रहते हैं? इस कार्यकाल में मिर्जापुर में जो है आनंद कादम्बरी जो पत्रिका थी उसके सहयोगी के तौर पे हमको नजर आते हैं प्रेमगंज जी के। 1908 में क्या होता है? 1908 में काशी आ जाते हैं। काशी में नागरिक पिछड़ाई सभा जो थी उससे जो हिंदी शब्द सागर था, हिंदी शब्द सागर की निर्माण में, हिंदी शब्द सागर के निर्माण में सह संपादक के तौर पे नियुक्त हो जाते हैं। सह संपादक के पद पर ये जो है नियुक्त हो जाते हैं। इसके जो प्रधान संपादक थे वो श्याम सुंदर दास जी थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तमाम तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। जन्म कब होता है? 1884 को होता है। 12th तक इनकी व्यवस्थित शिक्षा दीक्षा होती है। उसके बाद स्वाध्याय से तमाम भाषाएं सीखते हैं, तमाम विषयों को समझते हैं। 1903 से 1908 तक मिर्जापुर में आनंद कादम्बरी पत्रिका में प्रेमगंज जी का सहयोग करते हैं। 1908 में काशी आ जाते हैं और जब काशी आते हैं तो काशी नागरिक पिछड़ाई सभा के द्वारा जो हिंदी शब्द सागर का काम चल रहा था उसके निर्माण में एक सह संपादक की भूमिका पर ये नियुक्त होते हैं। सह संपादक के पद पर ये नियुक्त होते हैं और इसके जो प्रधान संपादक थे वो श्याम सुंदर दास जी थे। तो ये आपको तमाम विषय ध्यान रखने हैं। इसके आगे जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो ये कि 1908 में ये काशी नागरिक पिछड़ाई से जुड़ते हैं और 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के तौर पर, प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हो जाते हैं। तो ये आपको इनके विषय में महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। 1919 में वहां पे ज्वाइन करते हैं, वहां पहुंचते हैं, लेकिन ये काशी नागरिक पिछड़ाई सभा से जुड़े रहते हैं, हिंदी शब्द सागर के काम से जुड़े रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1900 और जिस समय इन्होंने प्राध्यापक के तौर पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में काम शुरू किया, उस समय जो वहां के विभागाध्यक्ष थे वो श्याम सुंदर दास जी थे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन था? श्याम सुंदर दास जी थे। तो जब इन्होंने प्राध्यापक के तौर पे ज्वाइन किया तो श्याम सुंदर दास जी क्या थे? एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, विभागाध्यक्ष थे। जब 1937 में श्याम सुंदर दास जी अवकाश प्राप्त करते हैं, तो अवकाश प्राप्त करने के बाद ही जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो वहां के विभागाध्यक्ष बन जाते हैं और आजीवन यानी कि 1941 तक ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर काम करते जो है हृदय गति के रुक जाने से देहावसान इनका हो जाता है। तो ये इनके विषय में आपको प्रमुख विषय ध्यान रखने हैं। इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन पे हमने बात की, ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे हिंदी साहित्य के उत्थान में, हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में इनकी भूमिका रही, रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की भूमिका रही। तो ये तमाम विषय आपको ध्यान रखने हैं। इनका जो लोकप्रिय ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस ग्रंथ के अंदर इनकी जितनी भी स्थापनाएं हैं वहां से आपके प्रश्न लगातार परीक्षाओं में बनते हैं, यानी कि आदिकाल को लेके, भक्तिकाल को लेके, रीतिकाल को लेके जो इनके महत्वपूर्ण कथन हैं वो आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और हिंदी संबंधित लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। जैसे कि मैंने बताया, हिंदी शब्द सागर में इन्होंने काम किया और हिंदी शब्द सागर की जो इन्होंने भूमिका लिखी वही हिंदी साहित्य का इतिहास आज है, क्योंकि वही जो भूमिका थी वही बाद में परिमार्जित होकर, परिष्कृत होकर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आती है। 1929 में इसका प्रकाशन होता है। तो ये तमाम बातें आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में ध्यान रखनी है। निबंधों की बात करें तो किस तरीके से आप जानते हैं कि भाव और मधुलिका संबंधी जो इनके निबंध हैं वो लोकप्रिय हैं, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।